हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आजकल बाय बैक की बहुत चर्चा हो रही है। कई सारी कंपनियां जैसे टीसीएस, विप्रो, एनटीपीसी, अजंता फार्मा अपना बाय बैक ऑफर लेकर हाल ही में आई थी। बाय बैक टर्म स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले, खासकर जो नए इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये बिल्कुल नया है। उन्हें इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में बाय बैक के बारे में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो मैं एजुकेशन पर्पज़ से बना रहा हूँ ताकि आपको बाय बैक ऑफ शेयर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी मिले। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बायबैक से रिलेटेड जो टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ वो है बायबैक ऑफ शेयर्स या स्टॉक्स क्या होता है, कंपनियां क्यों जाती है बायबैक के लिए, इम्पैक्ट, बायबैक का इम्पैक्ट क्या होता है कंपनी पर, वह बायबैक जो है वो गुड है या बैड है, बायबैक के डिसएडवांटेज क्या हैं, एंड लास्ट में हम देखेंगे ये कंक्लूजन क्या होता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि बायबैक ऑफ शेयर्स और स्टॉक्स क्या होता है। दोस्तों, जब कोई कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से अपना ही शेयर खरीदने का डिसाइड करती है तो उसे बायबैक कहते हैं। ये बायबैक वो दो तरीके से कर सकती है, एक या तो टेंडर ऑफर के जरिए या दूसरा ओपन मार्केट के जरिए। दोनों ही अप्रोच में वो सेकेंडरी मार्केट यानी इक्विटी मार्केट का ही इस्तेमाल करती है। बायबैक के कारण स्टॉक मार्केट में जो आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं यानी वो शेयर्स जो इन्वेस्टर्स खरीद सकते हैं उसकी संख्या कम हो जाती है क्योंकि वो कंपनी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब मैं आपको वो दोनों मेथड्स बताता हूँ जिसके जरिए कंपनी बायबैक कंडक्ट कर सकती है। तो पहला मेथड है टेंडर ऑफर। इस मेथड में कंपनी पब्लिकली अनाउंस करती है अपने शेयर होल्डर को और उन्हें ऑफिशियली कम्युनिकेशन भी भेजती है ईमेल के जरिए कि वो बायबैक का ऑफर ला रही है जो कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है। ये ऑफर या तो पूरे शेयर का हो सकता है या कुछ पोर्शन ऑफ शेयर्स का। टेंडर ऑफर में कंपनी ये भी बताती है कि बायबैक प्राइस क्या है शेयर का, रिकॉर्ड डेट क्या है बायबैक का और कंपनी बायबैक में कितना शेयर रीपरचेज करेगी। टेंडर ऑफर में बायबैक शेयर का प्राइस जो है वो हमेशा प्रीमियम प्राइस होता है यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस है उससे ज़्यादा ही होता है क्योंकि ज़्यादा होगा तभी शेयर होल्डर्स अप्लाई करेंगे, नहीं तो कम प्राइस पर कोई क्यों अप्लाई करेगा। शेयर होल्डर से शेयर लेने के बाद कंपनी डिसाइड करती कि क्या रेशियो में वो शेयर एक्सेप्ट करेगी, बिकॉज बायबैक ऑफर कुछ लिमिटेड शेयर्स के लिए होता है जनरली, अनलेस की कंपनी डीलिस्टिंग के लिए नहीं जा रही हो। अगर टेंडर ऑफर में ज़्यादा शेयर्स आ गए तो वो इन्वेस्टर्स को सर्टेन रेशियो में शेयर एक्सेप्ट करेगी, जैसे 20%, 30%, 40%, या अगर कम रिस्पॉन्स आया तो हो सकता है कि 100% भी हो। इस रेशियो को बायबैक एक्सेप्टेंस रेशियो कहते हैं। अगर कुछ सर्टेन पोर्शन ही बायबैक में कंपनी लेती है तो बाकी बचे शेयर्स वो वापस इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट में वापस आ जाती है। दूसरा मेथड है ओपन मार्केट। इस केस में कंपनी ओपन मार्केट से डायरेक्टली शेयर परचेज करती है करेंट मार्केट प्राइस पर, यानी वो शेयर होल्डर से नहीं मांगती है और सेकेंडरी मार्केट से डायरेक्टली बाई कर लेती है, जैसा कि हम सब लोग करते हैं, आम इन्वेस्टर्स लोग करते हैं। तो ज़्यादातर कंपनियां यही मेथड अप्लाई करती हैं और इसके लिए कोई पब्लिक अनाउंसमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि वो रेगुलेटरी अथॉरिटी को ज़रूर इन्फॉर्म करती है कि उसने इतना अमाउंट ऑफ शेयर्स परचेज किया है। अब हम देखते हैं कि कंपनी बायबैक के लिए क्यों जाती है, यानी बायबैक ऑफर क्यों लाती है। कंपनी जब बायबैक लाती है तो जनरली यही रीज़न बताती है कि जो एक्सेसिव कैपिटल है उनके पास उसका यूज़ करने के लिए, लेकिन इसके अलावा कई सारे कॉमन रीजंस होते हैं जो हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला जो रीज़न है टू इम्प्रूव शेयर प्राइस इन द मार्केट। जब कंपनी को लगता है कि उसके शेयर का प्राइस अंडर वैल्यूड है, यानी जितना होना चाहिए उतना नहीं है, चाहे जो भी रीज़न हो, वोलेटाइल इकोनॉमी हो, निगेटिव न्यूज़ हो, कंपनी या इंडस्ट्री इकोसिस्टम से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो या फाइनेंशियल रेशियो वीक हो, तो प्राइस करेक्शन के लिए बायबैक प्लान लाती है। कई बार कंपनी इसे अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखती है। उसे लगता है कि प्राइस अंडर वैल्यू है तो कम प्राइस में खरीद लो और बाद में जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा तो बेच दो, इससे कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। ऑल्सो जब कंपनी शेयर्स रीपरचेज करती है तो अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है और मार्केट काफ़ी पॉजिटिवली रिएक्ट करती है जिससे स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। ऐसे भी बायबैक के बाद मार्केट में शेयर कम हो जाता है और स्टॉक मोस्टली ट्रेड करती है सप्लाई वर्सेस डिमांड थ्योरी पर। तो जब सप्लाई कम हो जाता है तो डिमांड जनरली बढ़ जाता है और इसके कारण शेयर प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरा रीज़न है
शेयर होल्डर्स के वैल्यू को इम्प्रूव करना या बूस्ट करना। कई बार कंपनी डिसाइड करती है अपने शेयर होल्डर्स को रिवार्ड करने के लिए जो भी उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो डिविडेंड के बजाय बाईबैक के रूप में शेयर होल्डर्स को रिवार्ड करती है। चूँकि बाईबैक प्राइस हमेशा करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा होता है, तो शेयर होल्डर्स के पास अपॉर्चुनिटी होता है कि वो प्रॉफिट बुक कर ले अपने शेयर को सरेंडर करके। इसके अलावा बाईबैक के बाद ज़्यादातर स्टॉक प्राइस इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि ईपीएस इंप्रूव हो जाता है। तो वो शेयर होल्डर्स जो बाईबैक के लिए अप्लाई नहीं करते हैं उनके लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि उनके स्टॉक का प्राइस बढ़ने के कारण उनके स्टॉक का वैल्यूएशन भी बढ़ जाता है। तो जो अप्लाई करते हैं बाईबैक में और जो अप्लाई नहीं करते हैं, दोनों के लिए ये फ़ायदे का सौदा होती है। थर्ड रीज़न है यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस कैश रिजर्व। जब कंपनी के पास कैश रिजर्व ज़्यादा होती है तो या तो वो बिजनेस एक्सपेंशन में इन्वेस्ट करते हैं या किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि किसी प्रोजेक्ट या बिजनेस एक्सपेंशन में उन्हें उतना फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, तो वो बाईबैक के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बैंक में लिक्विड अमाउंट रखने से बेटर है कि उसे यूज किया जाए कंपनी के वैल्यूएशंस को इंक्रीज करने में। फोर्थ रीज़न है टैक्स बेनिफिट। बाईबैक जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए ज़्यादा टैक्स इफेक्टिव होता है, क्योंकि डिविडेंड के केस में अब शेयर होल्डर्स को टैक्स देना पड़ता है सेम फाइनेंशियल ईयर में, यानी ये जो है वो तुरंत एप्लीकेबल होता है। जबकि बाईबैक के केस में कैपिटल गेन टैक्स इमीडिएटली नहीं लगता है, जब वो शेयर बेचते हैं तब उन्हें टैक्स देना पड़ता है। तो ये फ्यूचर का टैक्स इम्प्लीकेशन है, जो अगर लॉन्ग टाइम तक अगर इन्वेस्टर रखते हैं तो इन्फ्लेशन इंडेक्स का भी बेनिफिट मिल जाता है। तो ये काफ़ी टैक्स इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू डिविडेंड। कुछ हद तक की कंपनी के लिए भी टैक्स इफेक्टिव होता है। फिफ्थ रीज़न है टू इंक्रीज शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर्स इन द कंपनी। कई बार कंपनी अपने होल्ड को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी बाईबैक के लिए जाती है, क्योंकि ज़्यादा परसेंट ऑफ शेयर रहने के कारण उनका पावर इंक्रीज हो जाता है और कई सारे कंपनी रिलेटेड डिसीजन लेने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग जो है उनके पास ही होती है, यानी कि प्रमोटर के पास होती है। तो ये सब रीज़न है जिनके लिए कंपनियां बाईबैक के लिए जाती हैं। अब देखते हैं कि बाईबैक का कंपनी पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो बाईबैक के बाद कंपनी का की फाइनेंशियल रेशियो इंप्रूव हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से की रेशियो हैं जो इंक्रीज हो जाते हैं और उससे कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होता है। पहला है कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर इंप्रूव हो जाता है। कंपनी जब मार्केट से शेयर रीपरचेज कर लेती है तो बाईबैक में आउटस्टैंडिंग शेयर जो है मार्केट से रिड्यूस हो जाता है, जबकि नेट इनकम जो है वो सेम रहता है, तो कंपनी का ईपीएस बढ़ जाता है। सेकंड, कंपनी का जो आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी भी इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि मार्केट से शेयर कम हो जाता है। थर्ड, रिटर्न ऑन असेट यानी आरओए भी इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि कैश रिजर्व यूज करने के कारण कंपनी का असेट साइड भी रिड्यूस हो जाता है, लेकिन नेट इनकम सेम होता है, तो उससे जो रिटर्न ऑन असेट्स है वो इम्प्रूव हो जाता है। फोर्थ, ट्रस्ट ऑन कंपनी गेट्स इंक्रीजेज। जब कंपनी बाईबैक के लिए जाती है तो शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स इसको काफ़ी पॉजिटिवली लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रोमोटर्स काफ़ी कॉन्फिडेंट है कंपनी के बारे में, तभी शेयर होल्डर्स रीपरचेज कर रहे हैं। तो कंपनी के प्रति काफ़ी मिल जाता है और कंपनी का रेप्यूटेशन भी बढ़ जाता है, जिसके कारण इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और शेयर प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट की रेशियोज़ एंड इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स एनालाइज करते हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, और ये सब रेशियो जब इम्प्रूव हो जाता है तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं और कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके कारण जो शेयर प्राइस है वो बढ़ जाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि बाईबैक अच्छा है या बुरा है, इट्स अ गुड और बैड। तो बाईबैक कंपनी और शेयर होल्डर्स दोनों के लिए अच्छा ही होता है जनरली। अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ जाता है, कंपनी का परसीव्ड वैल्यू या रेप्यूटेशन बढ़ जाता है, कंपनी के प्रति लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है, और ये सब हमने पहले डिस्कस किया है कि ये कैसे होता है, तो मैं दोबारा इस पर डिस्कशन नहीं करूँगा। अब अगर शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाता है बाईबैक के बाद, शेयर होल्डर्स प्रॉफिट बुक करके कुछ पैसे भी बना लेते हैं और कोई इमीडिएट कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता है, तो कंपनी और शेयर होल्डर्स दोनों के लिए ये अच्छा ही होता है। तो हमने देख लिया बाईबैक के बारे में ये सब, तो हर एक का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। तो आइए देखते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। पहला है कंपनी का बाईबैक लाना एक मार्केटिंग गिमिक भी हो सकता है, जिससे कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ जाए, क्योंकि लोग उसे काफ़ी पॉजिटिवली लेते हैं।
दूसरा, ये स्टॉक प्राइस को बूस्ट करने का आर्टिफिशियल तरीका भी हो सकता है, क्योंकि की रेशियो जैसे EPS, ROI, ROE इम्प्रूव हो जाता है बाईबैक के बाद, क्योंकि आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है वो मार्केट से रिड्यूस हो जाती है, जबकि वैल्यूएशन सेम होता है। तो ये ग्रोथ जो है उसको हम ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं बोल सकते हैं। थर्ड है, ऐसे टैक्टिक्स के कारण स्टॉक में शॉर्ट टर्म गेन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं बोलूँगा कि ये ग्रोथ सस्टेन नहीं रह पाएगा। अगर टेक्निकल एंड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये बहुत ही मुश्किल है कि लॉन्ग टर्म में भी ये ग्रोथ रहेगा मार्केट में, इस स्टॉक में। फोर्थ, इसके कारण जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो प्रॉफिट बुक कर स्टॉक से निकल जाएंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो फंस सकते हैं अगर ये ग्रोथ आर्टिफिशियली है तो ये सब कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो हो, ये कंपनी टू कंपनी पर डिपेंड करता है। तो हमने बाईबैक से रिलेटेड काफ़ी पॉइंट देख लिया। अब देखते हैं कि कंक्लूजन क्या निकलता है ये पूरे डिस्कशन का। अगर हम हिस्ट्री देखें बाईबैक का, तो ज़्यादातर बाईबैक का काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होता है स्टॉक के प्राइस पर, लेकिन ये इन्वेस्टर्स का चॉइस होना चाहिए कि बाईबैक के लिए जाना है कि नहीं जाना है। हमें कभी भी सभी स्टॉक्स के प्रति सेम अप्रोच नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब अगर हम डिसाइड करते हैं कि बाईबैक के लिए जाना है तो सब स्टॉक्स में यही अप्रोच नहीं रखना चाहिए। कुछ के लिए जा सकते हैं, कुछ के लिए नहीं जा सकते हैं। ये इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कि वो क्या ऑब्जेक्टिव से स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किए हैं या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से किया है उन्होंने। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को इसका प्रॉस एंड कॉन्स भी देख लेना चाहिए किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। अगर कंपनी का फंडामेंटल्स, टेक्निकल वैल्यूएशंस, मैनेजमेंट और बिजनेस स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग है तो ये बेटर रहेगा कि बाईबैक को अवॉइड करें या केवल कुछ ही स्टॉक बाईबैक के लिए अप्लाई करें। बट अगर ये सब पैरामीटर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बाईबैक के लिए जाना चाहिए और प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से निकल जाना चाहिए। बट ये पूरी तरह से इन्वेस्टर्स का कॉल है। तो दोस्तों, आप वीडियो क्लोज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बाईबैक के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिल गई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी बाईबैक के बारे में सब जानकारी मिल जाए। और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके पास ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। लाइक और सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।